तो दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हैं, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला टेस्ट यानी कि टेस्ट नंबर 6 जो है यूपी स्पेशल से होगा, तो आप लोग यूपी स्पेशल को काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि टेस्ट पेपर लगाने में आपको काफ़ी आसानी हो और आपको समझ में भी आए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दूसरे साइड ये राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में है वो राज्य दिया है। अब इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आपका ए तो सही है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, तो बी भी सही सुमेलित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, तो सी भी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान केरला नहीं बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। केरला में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह 63 देशों और यूरोपीय संघ की जलवायु शमन प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि यह प्रत्येक देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत वर्ष 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। बताना है कि कितने कथन आपके, कौन से कथन सही हैं। ओके, कौन कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच द्वारा इस रिपोर्ट को जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में 63 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ की जलवायु शमन को भी सूचकांक जारी की जाती है, यानी कि इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती है, किन आधार पर जारी की जाती है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन के आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा उपयोग के आधार पर और जलवायु नीति के आधार पर, ये 4 मानक है इसके, इस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर रही बात भारत की, बात करें कि भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत ने इस रैंक में 2025 में 10वां स्थान प्राप्त किया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। बताना है कि इन तीनों में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति है। बताओ कौन कौन सी लुप्त प्राय प्रजाति है। तो दोस्तों, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियाई चीता, ये तीनों जो हैं लुप्त प्राय प्रजाति यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरणीय कुजनेट कर्व निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है। ये जो पर्यावरणीय कुजनेट कर्व है, ये किन किन के बीच संबंध दर्शाता है? तो दोस्तों, ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय क्षरण के बीच जो है संबंध बताता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूछा है कि उपरोक्त में से किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इनमें से चारों में से, यानी बांदीपुर, भितरकनिका, इंद्रावती और रातापानी, इन चारों में से कौन कौन से हैं जिनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? बताओ। तो दोस्तों, बांदीपुर, इंद्रावती और रातापानी, ये इन तीनों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भितरकनिका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, भितरकनिका को छोड़ करके बाकी ये सभी टाइगर रिजर्व है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो, पूछा है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका कोयला खदान दिया हुआ है, दूसरे साइड राज्य दिया हुआ है। तो झरिया आपका झारखंड में है, तो ये ए सही सुमेलित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, बी भी सही सुमेलित है। तालचेर ओडिशा में है, सी भी सही सुमेलित है। सिंगरेनी जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है तो कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो अगला देखो,
पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाता है। दूसरा कह रहा है पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में कि ये जो क्षेत्र इसका घोषित करने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इन क्षेत्रों को कृषि के अलावा जितनी भी सभी गतिविधियां होंगी यानी सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अब कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की बात करें तो इसको अधिसूचित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था। तो नहीं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत इसे अधिसूचित नहीं किया गया था, बल्कि इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि कृषि के अलावा सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे ऐसी गतिविधियां जो पर्यावरण का क्षरण करती हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी सभी गतिविधियों को, इस तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन सभी प्रकार की मानव गतिविधियां जैसे लकड़ी बटोरना हुआ, खेती करना हुआ या अन्य किसी तरह का कोई कार्य है जैसे मानो टूरिज्म, तो यहाँ पे रेगुलेटेड होगा, यानी कि नियंत्रित किया जाएगा लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। सारी काम को, सारी गतिविधियां, मानव गतिविधियों को कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि भाई कहीं इसकी वजह से पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंच रही है। बाकी यहाँ पे अलाउ है, बस ये है कि देखभाल अधिकारियों के नज़र में रहेगा सारी गतिविधियाँ। तो यहाँ पे आपका पहला ये जो बी स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है? बताओ कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है? तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन के बारे में सही नहीं है? इकोटोन क्या होता है बताओ आप लोग। अब तक जितने आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कहीं ना कहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है, रिसोर्सेज अपना यूज़ नहीं किया है, कहीं से भी आप लोग कोई भी रिसोर्स लेते होंगे, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या तो विजन दृष्टि किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़े होंगे एनवायरनमेंट की, तो बताइए इकोटोन क्या होता है? तो देखो साधारण से शब्दों में समझने की कोशिश करना। कोई एक पारितंत्र है, मान लो ये घास पारितंत्र है, ठीक है, यहाँ पे घास ही घास दिखेंगे और घास में उगने वाले तरह तरह के जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं वो होंगे, और घास में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु जो होंगे वो होंगे इस घास पारितंत्र। और दूसरी तरफ मान लो ये जलीय पारितंत्र है, ठीक है, जल ही जल है इधर। ओके, अब जल में रहने वाले आपको जीव दिखेंगे, मछली हो गई, मेंढक हो गए, ये सब, और जल में तैरने वाले भी कुछ जलीय प्रजातियां देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों जब आसपास रहते हैं, यानी कि मान लो एक जलीय पारितंत्र है, उसके आसपास चारों ओर घास पारितंत्र है, तो दोनों अलग अलग पारितंत्र हुए। तो लेकिन ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है आपका, ये वाला संक्रमण क्षेत्र यानी इससे छटा हुआ जितना एरिया रहेगा ये आपका इकोटोन कहलाएगा। यानी एक पारितंत्र और दूसरे पारितंत्र का जो संक्रमण जोन होगा, ठीक है, जो संक्रमण क्षेत्र होगा वो इकोटोन कहलाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? तो देखो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो प्रजातियाँ पाई जाएंगी, कुछ ऐसी प्रजातियाँ होंगी जो जलीय पारितंत्र से संबंधित होंगी, यानी कि जो ऐसी प्रजातियाँ जो जल में भी रहती होंगी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसी प्रजातियां जो घास में रहने वाली होंगी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी इकोटोन जोन में। तो हम ये कह सकते हैं कि दो पारितंत्र आपस में, जब दो पारितंत्रों का जो संक्रमण जोन होता है, उस संक्रमण जोन में जो पाई जाने वाली प्रजातियां हैं या वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी अपने आसपास के जो संलग्न पारितंत्र होते हैं
उनमें पाई जाने वाली विशेषता रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि इकोटोन में कुछ ऐसी भी प्रजातियां पाई जाएंगी जो अपने संलग्न पाईतंत्र से अलग होंगी, यानी कि कुछ यहाँ पे ज़्यादा विविधता पाई जाएंगी, इन दोनों पाईतंत्रों से यहाँ पे ज़्यादा विविधता पाई जाएगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं इकोटोन। ठीक है, अब ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इकोटोन 2 या 2 से अधिक पारीतंत्रों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र होता है। चलो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, सी देखो, यह उन विशेष प्रजातियों का समर्थन कर सकता है जो समीपवर्ती पारिस्थितिक तंत्रों में नहीं पाई जाती है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पे कुछ ऐसी विशेष प्रजातियां, कुछ यूनिक प्रजातियां मिल सकती हैं जो ना तो घास पाई तंत्र में देखने को मिलेगा, ना तो जलीय पाई तंत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन जो इकोटोन वाला क्षेत्र है, इन दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ यूनिक प्रजातियां देखने को मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को गलत मत मानिएगा, ये करेक्ट आंसर है। कुछ यूनिक प्रजातियां भी यहाँ पे इस संक्रमण क्षेत्र में यानी कि इकोटोन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, डी कह रहा है कि इकोटोन में एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों का घनत्व तो अधिक हो सकता है। बिल्कुल, एज इफेक्ट क्या है कि यहाँ पे भाई संक्रमण क्षेत्र है, घास पाईतंत्र और जलीय पाईतंत्र का संक्रमण क्षेत्र है, तो इन यहाँ पे जितनी विविधता पाई जाएगी और जलीय पाईतंत्र पे जितनी विविधता पाई जाएगा, इन दोनों से ज़्यादा विविधता आपको इकोटोन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो इसी को कहते हैं एज इफेक्ट। इकोटोन में एज इफेक्ट के कारण प्रजातियों का घनत्व जो है अधिक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सी भी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। इसमें कह रहा है कि इकोटोन में प्रजातियों की विविधता आसपास के पारिस्थितिक तंत्रों की तुलना में कम होती है, कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है। तभी तो यहाँ पे विविधता ज़्यादा पाई जाती है, तभी तो इस इकोटोन के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी अहमियत ज़्यादा है भाई, इसकी यहाँ पे विविधता ज़्यादा पाई जाती है। इसी वजह से इकोटोन वाले क्षेत्रों को थोड़ा ज़्यादा संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कम नहीं बल्कि ज़्यादा पाई जाएंगी। ओके, चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कमेंसलिज्म यानी कि सहभोजिता को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करती है? ये सहभोजिता क्या है भाई, बताओ। तो देखो, सहभोजिता को सिंपल तरीके से समझना। देखो, सहभोजिता, भोजिता से ध्यान रखना, ऐसे भोजन। मान लो आप कहीं शादी में जा रहे हो, आपको कहीं इनविटेशन मिला है, तो आपका दोस्त भी कह रहा है भाई तुम तो खाने जा रही हो, मेरे को भी ले चलो भाई, मैं भी कुछ अच्छा खा लूँगा वहाँ पे। तो आपने बोला चल भाई तू भी चल मेरे साथ, तू भी खा ले, वहाँ का भोजन का मज़ा ले ले, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, एक तो जा ही रहा था, इसको तो कोई खास मतलब है कि भाई इसकी रिश्तेदारी है तो इसको जाके वहाँ पे खाना है ना। तो ये तो मान लो अप्रभावित रहेगा, इसको किसी तरह का ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। लेकिन लाभ किसको हो रहा है? इस फ्रेंड को हो रहा है, इसके फ्रेंड को। भाई इस अगर नहीं, ये क्या था भाई, इसको खाने का मन कर रहा था, तो इसने क्या बोला कि मुझे भी ले चल अपने यहाँ जहाँ तू जा रहा है शादी में, मेरे को खाना मिले, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा, मैं कुछ अच्छा खा लूँगा, वरना घर पे जाके मेरे को रूखा सूखा खाना है। जिसने बोला चल, तो इसको तो फ़ायदा हो गया ना, ये तो लाभ की स्थिति में हुई, ये तो अप्रभावित रहा भाई, इसको तो भाई जाना ही था खाना है या नहीं, वैसे रिश्तेदारी में जाना है भाई, वहाँ पे इन्विटेशन मिला था। तो जिसके यहाँ इन्विटेशन आता है, आप लोगों ने देखा होगा भाई, उसको जाना पड़ता है, चाहे फिर उसको खाने का मन हो या ना हो, है ना। तो एक तो प्रॉफिट में रहा और दूसरा अप्रभावित था। ठीक है, जो लेके गया, अप्रभावित को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0, जब नकारात्मक यानी कि इसको लॉस होता है तो माइनस से देखा जाता है, जब फायदा होता है तो प्लस में लगा दिया जाता है। जब कोई ना तो फायदा होता है ना हानि होती है, तो ये हम लोग 0 से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट देखना, पढ़ना, फिर आंसर करना। तो एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सहभोजिता में क्या होता है कि एक प्रजाति लाभ की स्थिति में होगी, दूसरी अप्रभावित रहेगी। एग्जाम्पल जैसे देखो, तो एक होती है चूसक मछली होती है, चूसक मछली। ठीक है, चूसक मछली ये भाई शार्क के ऊपर बैठी रहती है, ये शार्क पे चिपकी रहती है। जैसे जैसे शार्क भाई समुद्र में सैर सपाटा करता है, अपना भोजन ढूंढता है, भोजन को मारता है, खाता है, तो शार्क, इस चूसक मछली को फ़ायदा क्या होता है कि भाई इसके ऊपर ऐसे चिपकी रहेगी। तो जो भी शार्क मछली
किसी बड़ी मछली को पकड़ता है, खाता है, तो इसके मांस के टुकड़े जो भी इसके ऊपर से आता है ये सब चूसक मछली खाता रहता है। यानी कि इसको बस भाई उसके ऊपर चिपक गया है, उसको फ्री का भोजन मिल रहा है, फ्री का घूम फिर रहा है पूरे समुद्र में, इसके तो मजे ही मजे हैं। तो प्रॉफिट में कौन है? ये चूसक मछली क्या है भाई, लाभ की स्थिति में है, और शार्क मछली अप्रभावित है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर चूसक मछली चिपका है नहीं चिपका है, कोई मतलब नहीं। बस शार्क मछली का जो काम है भाई, ये अपना पूरे समुद्र में सैर सपाटा करता है, अपना शिकार करता रहता है। तो जो शिकार करने के दौरान कुछ मांस के टुकड़े ऊपर की तरफ जाते हैं तैरते हुए, तो ये चूसक मछली उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, उसी को खा के अपना पेट भर लेता है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर कि चूसक मछली लाभ की स्थिति में है और शार्क मछली जो है अप्रभावित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। बताना है कि ये किस प्रकार का वन है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी और विषुवत रेखा के निकट पाया जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ की जो मृदा होगी वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होगी, यानी कि यहाँ पे कृषि करना बहुत ही मुश्किल होगा, कृषि इतने उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किस तरह के वन की बात कर रहा है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा है। वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे किस तरह की मृदा पाई जाएगी? तो लेटराइट मृदा पाई जाएगी। लेटराइट मृदा, वर्षा ज़्यादा होगी तो जो भी पोषक तत्व होंगे वो रिस करके नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर जो है सिर्फ भारी तत्व बचेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गए, लोहा हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह की मृदा को हम क्या कहते हैं? लेटराइट मृदा कहते हैं। ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। देखो, कुछ ऐसी जीव प्रजातियां, जब किसी भी जीव प्रजाति का संरक्षण उसी के आवास में, उसी के पारितंत्र में उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो हम लोग इसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। यानी कि उसी की जगह, उसी के घर में उसको संरक्षण प्रदान करो। लेकिन जब किसी जीव प्रजाति को उसके आवास में संरक्षण न प्रदान करके उस जीव को दूसरी जगह ले जा करके किसी अन्य जगह पे हम लोग संरक्षण प्रदान करते हैं, स्पेशली सिर्फ उसी जीव को संरक्षित प्रदान करते हैं, किसी दूसरी जगह ले जा करके, उसके आवास से कहीं दूसरी जगह ले जा करके हम लोग, मान लो ये ए स्थान है जहाँ पे ये इसका आवास है, हम इसको ए स्थान से ले जा करके बी स्थान पे ले जा करके यहाँ पे इसको संरक्षण प्रदान करें, तो हम लोग इसको एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, तो इन सीटू और एक्स सीटू में कंफ्यूज मत होइएगा। इन सीटू मतलब जहाँ पे इसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके ही आवास में संरक्षण प्रदान किया जाएगा जहाँ पे वो जीव या प्रजाति रहती है। ठीक है, तो इन सीटू का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो बताओ कौन सा उदाहरण नहीं है? तो भाई इतना तो आप लोग अगर कॉमन सेंस लगाओ तो करेक्ट आंसर कर सकते हो। राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई राष्ट्रीय उद्यान इतना बड़ा एरिया होता है, तो भाई यहाँ से इन सीटू में क्या होगा कि भाई ये इन सीटू तो एक्स सीटू तो नहीं हो सकता, ये इन सीटू ही होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो इन सीटू तो राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं होगा भाई, बायोस्फीयर रिजर्व भी नहीं होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य भी नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े एरिया में राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, इनको एक्स सीटू तो नहीं बनाया जाएगा, इन सीटू ही होगा ये। तो ये तो इन सीटू के उदाहरण हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। क्योंकि भाई अब देखो कॉमन सेंस की बात ये मैं कह रही हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान देखा है कितने बड़े बड़े, कितने ज़्यादा एकड़ जमीन पे राष्ट्रीय उद्यान बने होते हैं। ठीक है, आप अगर सफ़र कर रहे हो तो आपको आधा घंटा उससे ज़्यादा समय लग जाएगा उस रास्ते वहाँ से गुजरने में, अगर बहुत फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो तो इतने बड़े बड़े एरिया को भाई एक्स सीटू तो नहीं बनाया जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन सीटू का संरक्षण, इन सीटू का उदाहरण नहीं है कौन सा, यानी कि ये कोई ना कोई इसमें ऐसा होगा जो एक्स सीटू होगा। ठीक है, तो एक्स सीटू ना तो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, ना तो राष्ट्रीय उद्यान होगा, ना तो वन्यजीव अभयारण्य। बचा कौन सा आपका? वानस्पतिक उद्यान। ठीक है, ये एक्स सीटू का उदाहरण है। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। वैसे भी आपको याद कर लेना है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, वनस्पति उद्यान इस ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कि कौन सा इन सीटू का उदाहरण नहीं है, या फिर पूछ देगा कौन सा एक्स सीटू है। तो एक्स सीटू आपका वनस्पति उद्यान है। वनस्पति उद्यान में क्या होता है कि किसी अन्य प्रजातियों को ले आकर के वनस्पति उद्यान में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला देखो, भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षर भारत ने किस वर्ष रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता बना? तो भारत ने रामसर
इस समय का हस्ताक्षरकर्ता बना था 1982 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसकी शुरुआत जो है 2018 में वर्ल्ड ओशन समिट में की गई थी। ओके। दूसरा कह रहा है कि यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। तीसरा कह रहा है यह केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब बताओ कौन सा कथन सही है, बताओ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों चलो, तो पहला स्टेटमेंट देखो, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के संदर्भ में किसकी शुरुआत कब हुई? 2018 में वर्ल्ड ओशन समिट के दौरान। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, मैंग्रोव से रिलेटेड, मैंग्रोव का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, उसको किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी से संबंधित जो परिचर्चा होती है इस ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के जरिए होती है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड ओशन समिट के दौरान, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। बिल्कुल भाई, मैंग्रोव ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है, मैंग्रोव से संबंधित है, तो मैंग्रोव से संबंधित पारितंत्र के संरक्षण के लिए या उसके पुनर्स्थापन के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन तीसरा देखो, तो यहाँ पे कह रहा है यह केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो नहीं, यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो, मैंग्रोव के आसपास के जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्रों को किस तरह से संरक्षित किया जाए कि मैंग्रोव को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये अन्य कार्यों को भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अवसादन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से मैंग्रोव को दिक्कत हो रही है, मैंग्रोव में जो भी जीव प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो उनसे रिलेटेड भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित राज्यों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में लिखना है और क्वेश्चन पूछा है करेक्टली, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के अनुसार, यानी कि वन एवं वृक्ष आवरण में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है और किस राज्य ने सबसे कम वृद्धि की है, इस आधार पर इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। वृद्धि के आधार पर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे गलती मत करिएगा। तो अगर हम बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि में पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, दूसरे नंबर पे यूपी आता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा और चौथे नंबर पर राजस्थान। तो अपना क्रम क्या बन गया? सबसे पहले नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे राजस्थान। इसको याद कर लो, सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ ने की थी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने की थी। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई है तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला देखो, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है जिला खनिज फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया। दूसरा कह रहा है यह खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। तीसरा कह रहा है यह राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? राज्य सरकारों को। ये ऐसा स्टेटमेंट में कह रहा है। बताओ अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जिला खनिज फाउंडेशन क्या है? एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया था। ये जो है ये खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो राज्य सरकारों को इसमें ये कह रहा है कि जिला खनिज फाउंडेशन राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जिला खनिज फाउंडेशन जो है इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता है। इसके लिए कोई दूसरा एक अन्य फाउंडेशन है, अन्य संस्था है जो
सरकार को, राज्य सरकार को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। जिला खनिज फाउंडेशन का ये काम नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलो, अब अधिनियम दिया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। वायु अधिनियम कब पारित हुआ था? 1981 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जल अधिनियम 1974 में। तो आपका क्रम क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, जिसे हम लोग अनक्लोज शॉर्ट में कह देते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रादेशिक समुद्र जो है किसी देश की समुद्री तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। तीसरा कह रहा है कि देश विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत समुद्र की सतह के नीचे संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग का विशेष अधिकार रखता है। ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो है समुद्र की सतह के नीचे जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, इसका अन्वेषण जो है उससे संलग्न देश, यानी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो भी देश आता है वो करेगा। ठीक है। उपयोग का उस विशेषाधिकार रखता है। तो बताने कि कौन सा कथन आपका करेक्ट है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये प्रादेशिक समुद्र क्या है? मान लो भारत है, इस तरह से कटा पिटा इसका तटीय क्षेत्र होता है, तो पहले तो इसके तटीय क्षेत्र को मिला लो तो एक आधार रेखा बन गई। अब इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यानी कि भारत के तट से 12 समुद्री मील तक के जो एरिया होगा, पूरा समुद्र का इलाका जो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे प्रादेशिक समुद्र। ठीक है। और ये जो प्रादेशिक समुद्र वाला पूरा रीजन है, इस पर किसका अधिकार होगा भाई? तो भारत का अधिकार होगा। भारत पर, भारत का ये पूरा जो क्षेत्र है 12 समुद्री नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, इस पर भारत का पूर्ण संप्रभुता होगी। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी सही है कि भाई समुद्री तट रेखा से 12 समुद्री मील तक की पूरा जो एरिया होता है, फैला हुआ क्षेत्र होता है समुद्र का, उसको हम लोग प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे जो है अधिकार जो है, पूर्ण संप्रभुता जो है उसी देश की होगी जिससे ये तट रेखा संबंधित है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 200 नॉटिकल मील तक, यानी कि समुद्र के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो जोन होता है, समुद्री क्षेत्र होता है, ये पूरा क्षेत्र जो है इसी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है। यानी कि 12 तक समुद्री मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्र, उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पूरा समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यहाँ तक पूरा भारत का जो एरिया होगा, इसी को हम लोग कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। ये भारत के अंतर्गत आएगा, भारत के अधिकार के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो है यानी कि समुद्र की सतह के नीचे जो भी संसाधन रहेंगे उसका अन्वेषण कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। इसका उपयोग का विशेषाधिकार भी भारत ही रखेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1, 2, 3 राइट आंसर होगा। चलो अगला देखो, जैव विविधता पर कन्वेंशन के 16वें पक्षकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के 16वें पक्षकार सम्मेलन का आयोजन कैली में हुआ था, कोलंबिया के कैली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना कटाई के लिए 10 से 12 महीने में तैयार होता है। इसके लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है कि गन्ने की कटाई के लिए 10 से 12 महीने में तैयार हो जाता है, और इसके लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु, और तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होनी चाहिए। और अगर हम गन्ना उत्पादन में बात करें तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है गन्ना उत्पादन में। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पादप प्लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पादप प्लवक ऐसे पौधे होते हैं जल लवणीय और स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकते हैं।
ओके। दूसरा कह रहा है वे अधिकांशतः एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो पादप प्लवक होते हैं ये समुद्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और ये एक कोशिकीय, ज़्यादातर ये एक कोशिकीय होते हैं। ये लवणीय जल और स्वच्छ जल दोनों प्रकार के जलों में जीवित रह सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी माइक कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था, या किस संगठन की ये पहल थी? तो ये साइट्स की पहल थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1997 में इस पहल को लाया गया था। 1997 में साइट्स द्वारा लाया गया था। एक साइड संगठन दिया है, दूसरी साइड स्थापना वर्ष दिया है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 1990 में स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय वन सर्वेक्षण 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी स्थापना जो है 1990 में नहीं बल्कि 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कौन सा अधिकार जो है एनजीटी के बाहर आता है, यानी कि एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ। तो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये एनजीटी के दायरे से बाहर है, एनजीटी के अधिकार के दायरे से बाहर है। चलो अगला देखो, समुद्री मात्स्यिकी की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है कि यह जनगणना हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। दूसरा कह रहा है अंतिम समुद्री मात्स्यिकी की जनगणना वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलो बताओ। तो दोस्तों, समुद्री मात्स्यिकी की जनगणना की बात करें तो ये जनगणना हर 10 वर्षों में आयोजित नहीं होती बल्कि हर 5 वर्ष पे आयोजित होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अंतिम समुद्री मात्स्यिकी की जनगणना वर्ष 2015 में आयोजित नहीं, वर्ष 2015 में नहीं बल्कि 2016 में आयोजित हुई थी। कब? 2016 में। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लास्ट जो समुद्री मात्स्यिकी की जनगणना हुई थी 2016 में हुई थी। सॉरी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मीथेन एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये बहुत कम समय तक के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है, इसकी अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब ये हमारे एनवायरनमेंट पे रहता है 3-4 महीने, तो ये वैसे तो ये कम समय के लिए रहता है, लेकिन ये प्रभाव बहुत ज़्यादा इसका रहता है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि जो मीथेन है एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है। एक तो मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ये अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है। जैसे CO2 क्या है? ये एक दीर्घकालिक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में 100 साल से ज़्यादा तक ये उपस्थित रहता है और धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। लेकिन जो मीथेन है रहता तो कम समय के लिए, लेकिन एकदम कहते हैं त्राहिमाम तबाही मचा देता है, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला देखो, संगठन दिया है मुख्यालय, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिया है, लंदन इसमें दिया है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ध्यान से पढ़ना। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका दिया है कि इसका मुख्यालय लंदन में, तो लंदन में नहीं है बल्कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है कि इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इनके आहार में सरीसृप और पक्षी जैसे छोटे जंतु शामिल हैं। तीसरा कह रहा है कि ये वृक्षों की खोखलों में घोंसले बनाते हैं और मृदा तथा पौधों के रेशों से उनका द्वार बंद कर देते हैं। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो एक तरह का ये पक्षी है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। अब पहला कथन कह रहा है कि IUCN रेड लिस्ट में इसको सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है, यानी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो इसे वल्नरेबल कैटेगरी नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि पर्यावरण में लीस्ट कंसर्न का मतलब ये है कि अभी इनकी जो संख्या है हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में है, इनको अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इनकी जनसंख्या पर्याप्त है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसे वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। दूसरा, इनके आहार की इनका भोजन क्या है? तो ये सरीसृप और पक्षी जैसे छोटे जंतुओं को ये खाते हैं और साथ में ये फल फ्रूट भी खाते हैं जो पौधों में लगे होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और तीसरा भी सही है कि ये जो वृक्ष होते हैं, आप देखेंगे पेड़ पौधों में खोखला होता है ना, उस खोखले में ये अपना घोंसला बनाते हैं और मिट्टी हो गया, पौधों के जो रेशे होते हैं, इनका प्रयोग करके ये अपने घोंसले का जो है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। साथ में आपका CO2 जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ जल वाष्प जो होता है अपना एनवायरनमेंट में, ये जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है? कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है? तो महासागर में तेल रिसाव, इससे महासागर में अम्लीयता नहीं बढ़ती है। ठीक है, महासागर में अम्लीयता बढ़ने का कारण महासागर में तेल रिसाव नहीं है। मानव जनित कार्बन उत्सर्जन, देखो मानव द्वारा जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का अवशोषण जो है हमारे एनवायरनमेंट में होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जल की लवणता होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, औद्योगिक उत्सर्जन से भी होता है, तटीय क्षेत्रों के वनों की कटाई से भी होती है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? एक ऐसी भूमि होती है, ठीक है, बर्फ से ढकी हुई भूमि, मतलब एक ऐसी भूमि जो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा समय के लिए बर्फ से ढकी रहती है, इसी को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जो 2 या 2 से अधिक सालों के लिए बर्फ से ढकी रहती है तो इसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब बताना है कि कौन सा परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन सी देखना है, किसमें कह रहा है कि परमाफ्रॉस्ट का क्षरण केवल सतही पिघलन तक सीमित होता है और यह भूमिगत अवसंरचना को प्रभावित नहीं करता है। अच्छा, जब मान लो कोई बर्फ है पिघलेगी, ठीक है, तो इसके पिघलने की वजह से क्या भूमिगत अवसंरचना में को ये प्रभावित नहीं करेगी? बताओ, करेगी ना? तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट नहीं है। पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसके पूरा स्टेटमेंट को पढ़ लो ताकि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लो। तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? ऐसी भूमि होती है जो कम से कम 2 सालों तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे बनी रहती है, यानी पूरे समय के लिए 2 साल, कम से कम 2 साल तक ये बर्फ से ढकी रहती है। दूसरा कह रहा है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि जो भी मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड इस बर्फ में जमी हुई थी, अब बर्फ के पिघलने से ये भी बाहर आएंगी। तो आपका बी भी करेक्ट है। डी देखो, तो पिघलता हुआ परमाफ्रॉस्ट निर्मित संरचनाओं को अस्थिर कर सकता है और दबे हुए जो भी प्रदूषक होते हैं उनको मुक्त कर सकता है। तो बर्फ में जो भी प्रदूषक थे, औद्योगिक प्रदूषक, वो तो बर्फ की जमने की वजह से उसमें जमे हुए थे औद्योगिक प्रदूषक। अब बर्फ पिघलेगा तो साथ में ये भी तो मुक्त होंगे, फिर ये भी हमारे एनवायरनमेंट में
आकर के और ज़्यादा प्रदूषण को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि जीव इस निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। सवाल दिया है जेलीफिश, जीवाणु, शार्क। बताना है कि इनमें से कौन से जीव जो है जीव संदीप्ति हैं। जीव संदीप्ति बताओ कौन कौन से हैं जो जीव संदीप्ति हैं। बायोल्यूमिनेसेंट, तो ये सभी जो है बायोल्यूमिनेसेंट हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कीस्टोन प्रजातियों को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है। ये कीस्टोन प्रजाति क्या है बताओ, क्या है ये कीस्टोन प्रजाति। तो कीस्टोन प्रजाति यानी ऐसी प्रजातियां होती हैं अगर ये हमारे पर्यावरण में पाई तंत्र में नहीं रहे तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण जो फूड चेन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन डिसबैलेंस तो होगा ही, हमारे जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट का वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मान लो जैसे कि कोई घास पाई तंत्र है, ठीक है, यहाँ पे खरगोश है, तो इस घास को खरगोश घास खाते हैं तो अपना भोजन कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा खरगोश हो जाएंगे, तो इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसा जीव होना चाहिए जो इनको खाए और इनकी संख्या को कंट्रोल में रखे। तो मान लो शेर है, शेर क्या करेगा भाई, इन खरगोशों को अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, तो जब शेर इन खरगोशों को अपना भोजन बनाएगा तो ऐसे में खरगोश की संख्या क्या होगी, कंट्रोल रहेगी, और कंट्रोल रहेगी तो हमारे ये जो घास पाई तंत्र है इस पर दबाव कम पड़ेगा, तो हमारा जो पूरा एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि शेर क्या है, एक तरह का कीस्टोन प्रजाति है, यानी ऐसी प्रजाति जिसकी अनुपस्थिति से पारिस्थितिक तंत्र में भारी बदलाव ला सकती है, उसी को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। शेर नहीं होता तो इससे क्या होता भाई कि घास पारी तंत्र पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता कि भाई खरगोशों की संख्या एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन शेर आ गया तो क्या हुआ, इनकी संख्या कंट्रोल हो गई, इससे घास पारी तंत्र पे दबाव कम पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रजातियों की अधिकता और स्थानिकता पाई जाती है। दूसरा, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तीसरा कह रहा है पश्चिमी घाट और इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, कौन सा कथन सही है, बताओ करेक्ट आंसर बताओ। तो देखो हॉटस्पॉट क्या होता है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, जीवों में वनस्पतियों में बहुत ज़्यादा आपको विविधता देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्थानिकता यानी कि स्थानिक प्रजातियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि पश्चिमी घाट और इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो पश्चिमी घाट तो है जैव विविधता हॉटस्पॉट, लेकिन इंडो गंगा के मैदान में यहाँ पे आपको ये जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण नहीं है इंडो गंगा का मैदान, ये गलत हो गया। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट ओवरऑल गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से ऐसे 4 भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ओके, चलो अगला देखो निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिक तंत्र पे उत्पादक होते हैं। जीव पारिस्थितिक तंत्र पे उत्पादक कौन कौन से होते हैं बताओ। कवक नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जीव पाई तंत्र पूछा है, जीव पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं कौन कौन से, तो शैवाल होता है, घास होता है, जीवाणु होता है, कवक नहीं होता है। गलत मत कर देना, नहीं तो एक क्वेश्चन चला जाएगा आपके यहाँ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है। कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है। अच्छा, ये कार्बन पृथक्करण क्या है, कार्बन पृथक्करण क्या है मतलब ये क्या करता है भाई, कार्बन पृथक्करण का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्बन को पृथक करके यानी अलग से अपने पास संचित करके रखना। ठीक है, जैसे मम्मी लोग क्या होती हैं कि पैसे इकट्ठा कर करके वो कहीं चावल के डिब्बी में तो कहीं मेकअप के बॉक्स में कहीं न कहीं वो अलग से संचित करके छुपा के रख देती हैं, अलग से निकाल करके कि किसी को पता ना चले, वरना जो रोज़ रोज़ की ज़रूरतें होती हैं ये इन्हीं पैसों में से पूरी की जाएंगी। तो इमरजेंसी में जो पैसा काम आएगा वो कहाँ जाएगा भाई, कहाँ से आएगा,
ठीक है। इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या करता है भाई, जो ये कार्बन होते हैं कुछ, जैसे मैंग्रोव हो गए, समुद्री शैवाल हो गए, पीटलैंड हो गए, मृदा हो गई, ये सभी क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से जो कार्बन होते हैं एक्स्ट्रा कार्बन को अलग करके अपने पास संचित कर लेते हैं। इसी को आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कार्बन पृथक्करण। तो कार्बन पृथक्करण यानी कि कार्बन को पृथक करके अपने अंदर संचित करने का काम कौन करता है, तो ये चारों करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मृदा भी करता है, ऐसा नहीं कि मृदा नहीं करता है, करता है। ठीक है, अब अगला देखो, पारिस्थितिक अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पारिस्थितिक अनुक्रम क्या है मुझे बताना जरा, मैंने आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में गले फाड़ फाड़ के समझाए थे। तो देखो, मान लो कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और जो लावा था वो बाहर निकला और उससे बहुत बड़ा एक मैदान, एक बहुत बड़ा इलाका जो है इस लावा से फैल गया, मतलब पूरे इलाके में लावा फैल गया। अब लावा फैल गया तो इससे क्या हुआ कि धरातल पर एक नई परत का निर्माण हुआ। अब इस नई परत में ना तो कोई पेड़ पौधा था पहले से, ना तो कोई जीव जंतु था। ठीक है, अब ये तो एक खुला क्षेत्र था, ये जो लावा था फैला पूरा, एक चट्टान की परत बन गई इस पर, सूखा, जब ये सूखेगा तो एक चट्टान की परत बनेगी। तो इस चट्टान की परत में तो पहले से जीव जंतु नहीं था ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो नग्न है, ठीक है, नंगी है, यहाँ पे कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, किसी का अंश भी नहीं है इसमें। तो एक समय बाद हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे पड़ा रहेगा, कई साल हो गए, 10 साल 15 साल बाद धीरे धीरे देखेंगे इस पे मौसम का प्रभाव पड़ेगा। तो मौसम के प्रभाव की वजह से यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे पौधे उगने लगेंगे, छोटे छोटे जीव आने लगेंगे, छोटे छोटे शैवाल उगने लगेंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पहली दफ़ा कोई पौधा उगा, पहली दफ़ा कोई जीव जंतु आया। इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम, यानी कि एक नग्न अवस्था से पहले छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे पहले छोटे छोटे पौधे उगे, छोटे छोटे जीव जंतु आए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बड़े पौधे आने लगे, बड़े बड़े पौधे उगने लगे, बड़े बड़े जीव देखने को मिलने लगे। पहले एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे, अब देख रहे हैं हम लोग कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, हिरन, सब तरह के जीव। एक ये जो नग्न इलाका था एक समय बाद एक घने जंगलों में तब्दील हो जाएगा। तो मान लो 20-25 साल 30 साल में ये पूरा जो नग्न इलाका था जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं था, कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं थे, अब एक समय ऐसा आया 15-20 साल 25 साल या 40 साल बाद कि यहाँ पे एक ये पूरा नग्न इलाका एक घने जंगल में तब्दील हो गया। किसमें? घने जंगल में तब्दील हो गया। तो उसी पूरे क्रम को जो है, इसी पूरे क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। यानी कि पहले नग्न था, फिर छोटे छोटे पौधे आए, एक समय बाद फिर एक समय बाद देखेंगे यहाँ पे हम लोग बड़े बड़े पौधे आने लगे, फिर एक समय बाद देखेंगे हम लोग इससे भी बड़े पौधे आने लगे, इससे भी बड़े जीव जंतु जन्म लेने लगे। तो एक समय पूरा, मतलब जब हम पूरा ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो ये पूरा क्षेत्र जो है घना जंगल में बन गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो, ये क्या कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिक तंत्र समय के साथ परिवर्तित और विकसित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले कोई जीवन नहीं था। तीसरा कह रहा है कि द्वितीय अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है, द्वितीय अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले जीवन था लेकिन वह किसी कारणवश बाधित हो गया। ठीक है, बताना है कि आप कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पहले स्टेटमेंट तो आपका सही है, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया, और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि भाई प्राथमिक अनुक्रम कहाँ होगा। देखो अब पारिस्थितिक अनुक्रम में भी ये दो होते हैं। एक होता है प्राथमिक अनुक्रम जहाँ पे पहले क्षेत्र में कोई नए जीव जंतु उगते हैं, कोई नए जीव जंतु का विकास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रम में जैसे कि मान लो ये पूरा क्षेत्र था खाली क्षेत्र, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा होगा तो इसी को हम लोग कह दिए पहली बार पेड़ पौधा होगा तो हम लोग कहते हैं इसको प्राथमिक अनुक्रम। जब यही यहाँ पे मान लो भूकंप आ गया या बाढ़ आ गया, बाढ़ आने की वजह से ये फिर से पूरा क्षेत्र क्या हो गया? खाली पड़ गया, यानी कि पेड़ पौधे थे सब दब गए, जीव जंतु जो थे इसमें भी सब दब गए। तो ये जो पूरा क्षेत्र था बाढ़ की वजह से पूरा खाली पड़ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग खाली तो पड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीव के अंश हैं, पेड़ पौधे के अंश हैं, तो इस क्षेत्र में फिर से पेड़ पौधों का विकास होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा। पहले क्या था? पूरा नग्न चट्टान था, तो यहाँ पे पेड़ पौधों के विकास में बहुत समय लगा, 40-50 साल लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1-1.5 साल में आप देखेंगे फिर से जो
पौधों के अंश दब गए थे, ये फिर से धीरे धीरे तेजी से विकास कर जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय अनुक्रम। ठीक है, द्वितीय अनुक्रम। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, तो करेक्ट है। और द्वितीय अनुक्रम ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे पहले से कोई जीवन था, जो कि किसी बाढ़ के कारण, किसी आपदा के कारण वो क्षेत्र खाली हो चुका था। ठीक है, तो द्वितीय अनुक्रम होगा। प्राथमिक में पहले कोई जीवन नहीं था। ठीक है, तो करेक्ट हो गया। तीसरा कह रहा है कि द्वितीय अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन था लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि मान लो कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, उसकी वजह से बाधित हो गया था। तो तीनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि क्षतिग्रस्त भूमि को देशज पौधों की प्रजातियों से पुनर्स्थापन करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा कह रहा है कि यह कंपनियों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन दिखने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर कौन सा है ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में? देखो पहला तो भाई, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है इसका ग्रीन वॉशिंग से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दोनों में बहुत अंतर है, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा, इससे कोई संबंध नहीं है ग्रीन वॉशिंग का। दूसरा कथन आपका सही है कि जो भी कंपनीज होती हैं किसी भी मान लो प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो वो कंपनी कहती है कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, ये पर्यावरण के अनुकूल है, हर्बल प्रोडक्ट है, तरह तरह की बातें करेगी, तो ये क्या हो गया आपका ग्रीन वॉशिंग हो गया। कि यानी कि ये पर्यावरण के प्रति ये झूठा वादा करती है कि हमने ये जो प्रोडक्ट बनाया है पर्यावरण के अनुकूल है, इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, इस तरह की बातें करते हैं, तो ये इसी को कहा जाता है कि ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करते हैं? तो कौन कौन से प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करेंगे? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड का अम्लीय वर्षा के गठन में कोई योगदान नहीं करता है, तो इसको यहाँ पे आप नहीं मानेंगे, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखो। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। प्रारंभ से अंतिम तक इसको क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन दिया हुआ है। ओके, अब बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसको कब लाया गया था? 16 सितंबर 1987 यानी 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था 11 दिसंबर 1997 में। बेसल कन्वेंशन 22 दिसंबर 1989 में यानी 1989 में। और स्टॉकहोम कन्वेंशन 22 मई 2001 में। जब इसका क्रम बनाएंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले नंबर पे, फिर बेसल कन्वेंशन, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोप्लास्टिक माना गया है? माइक्रोप्लास्टिक जिसका आकार जो है 5 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, 5 mm से कम होता है, उसी को हम लोग माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। तो पहला कह रहा है सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त प्लास्टिक बीड्स, सिंथेटिक वस्त्रों से निकले रेशा, प्लास्टिक बोतलों के टूटे हुए टुकड़े। बताना है कि कौन कौन से इसमें किन किन को हम माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये तीनों को माइक्रोप्लास्टिक के अंतर्गत रख सकते हैं। लास्ट ईयर इस बार जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स का, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, आप लोग अगर दिए होंगे या फिर पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलो अगला देखो। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। कौन कौन से जंतु हैं जिन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? बताओ। तो दोस्तों गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में लायन टेल्ड मकॉक को छोड़ दें, इसको संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं, इसे सिर्फ संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है लायन टेल्ड मकॉक को। तो तीसरा नहीं होगा बल्कि पहला, दूसरा और चौथा, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगूल और मालाबार सीवीड, इन तीनों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में निम्नलिखित में से कौन कौन सा मिशन शामिल है? देखो, भारत में जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको लाया गया था 30 जून 2008 को। लगभग 8 राष्ट्रीय कार्य योजना को
लाया गया था। तो 8 में से तो 4 दिए हैं, इसमें 4 दिया है। बताना है कि कौन कौन से राष्ट्रीय कार्य योजना यानी भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे इन चारों में से। ये चारों ही आएंगे, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन और संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन, ये चारों ही भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है। तो ये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ये है क्या, बस समझना साधारण शब्दों में कि मान लो कोई कंपनी है जो प्लास्टिक का उत्पादन करती है, ठीक है भाई, प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है। अब वो प्लास्टिक कहाँ जा रहा है, उसका किस तरह से निपटान हो रहा है, उसका पुनर्चक्रण हो रहा है नहीं हो रहा है, इस कंपनी को कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई, हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये कहा गया कि भाई अब जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी प्लास्टिक का उत्पादन करेगी तो उस प्लास्टिक का संग्रह करने का काम, पुनर्चक्रण करने का काम और निपटान करने का काम उसी कंपनी की होगी, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा भाई, वो कंपनी कि उस प्लास्टिक को संग्रहित करेगा, फिर उसका पुनर्चक्रण करेगा, उसका निपटान करने का, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के यानी उत्पादन से लेकर के अंत तक का काम जो है उस कंपनी की होगी, उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तो इसी को कहा गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। अब ये किससे संबंधित है, तो ये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है, यानी प्रबंधित प्लास्टिक को प्रबंधित करने का, प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रबंधित करने का काम उस कंपनी को होगी। इसी को कहते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। मान लो कहीं शादी हो रहा है, ठीक है, शादी का आयोजन हुआ, तो जो भी दोना पत्तल होते हैं देखेंगे आप लोग, वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में बिखरा रहेगा, फैला रहेगा। तो भाई उसकी जिम्मेदारी होगी कि उस प्लास्टिक को इकट्ठा करें, उसका निपटान करें, ठीक है। चलो अगला देखो, बायोस्वेल्स शब्द का क्या तात्पर्य है। बायोस्वेल्स शब्द का क्या तात्पर्य है, ये जो है ये वर्षा जल बहाव के प्रबंधन और उपचार के लिए डिजाइन किया गया एक हरित अवसंरचना होता है बायोस्वेल्स। तो इसी को कहेंगे बायोस्वेल्स, यानी कि ये जो बारिश होती है तो वर्षा बहुत ज़्यादा तेजी से जल का बहाव होता है, तो इसी के प्रबंधन और उपचार के लिए एक तरह का ये हरित संरचना होता है बायोस्वेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह व्यक्तियों और दोनों कंपनियों दोनों को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। दूसरा है, इन ग्रीन क्रेडिट्स का व्यापार घरेलू बाजार में किया जा सकता है। तीसरा है, इन प्रोग्राम को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, अगर किसी को भी आंसर पता है तो बताओ कमेंट में फटाफट। बताओ। तो देखो दोस्तों, इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लाया गया था, ठीक है। इसका काम, अब स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में कि यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने का अनुमति देता है, और ग्रीन क्रेडिट का व्यापार जो है घरेलू बाजार में किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि इस प्रोग्राम को विनियमित कौन करता है, इसमें दिया है आरबीआई। तो आरबीआई अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पे भाई एनवायरनमेंट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को क्यों विनियमित करेगा, ऑलरेडी आरबीआई के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसको विनियमित करने का काम भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की होती है। तो तीसरा गलत हो गया, किसकी होती है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की काम होता है इसको विनियमित करना। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ये संबंधित है अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने के लिए। अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव प्रोग्राम को लाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, यदि किसी प्रजाति को स्थानिक रूप में वर्गीकृत किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कोई प्रजाति हम लोग कहते हैं ना कि स्थानिक प्रजाति है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रजाति जो किसी बिना बाह्य हस्तक्षेप के उस क्षेत्र में उगता है, ग्रोथ करता है, उसी को हम लोग स्थानिक प्रजाति कहते हैं, ठीक है।
अब ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो यह स्वाभाविक रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहता है, यानी कि बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उस क्षेत्र में उगता है, ग्रोथ करता है, और ये जो प्रजाति है किसी अन्य क्षेत्रों में नहीं उगता है, सिर्फ उसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही उगेगा, ग्रोथ करेगा, किसी अन्य जगहों पे वो नहीं उगेगा, नहीं ग्रोथ करेगा, ठीक है, अन्य किसी स्थान पर नहीं पाया जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्थानिक प्रजाति। जैसे भारत में अगर हम देखें तो एक जीव है, प्रजाति है नीलगिरी तहर। आप लोग देखेंगे मेनली वो भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, किसी अन्य देश में या किसी अन्य भारत की किसी अन्य जगहों पे आपको ये नीलगिरी तहर नहीं देखने को मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि अभी तमिलनाडु सरकार द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना भी लाई गई थी, ठीक है। तो इसी को स्थानिक प्रजाति कहते हैं, कि यानी कि केवल उसी विशिष्ट स्थान पर ही वो उग सकता है, या फिर कोई जीव है वहीं पे ही ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, विकसित हो सकता है, विकास कर सकता है, किसी अन्य स्थान पर नहीं कर सकता। चलो अगला देखो, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो इसको साधारण शब्दों में समझना कि मान लो कोई तालाब है, ठीक है, अब आसपास घर भी हैं, तो इस घर से, किचन से बहुत सारे जो भी अपशिष्ट हैं इस तालाब में बह करके आए। अब अपशिष्ट में बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है। अब ये पोषक तत्व इस तालाब में आए तो इस पोषक तत्व की इस तालाब में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब पोषक तत्व की वृद्धि हुई तो इस पोषक तत्व की वृद्धि की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे वनस्पति इसमें उगने लगेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी इसमें उगने लगेंगे। अब भाई पहले से तालाब में तो ऑलरेडी जीव थे, ऑलरेडी छोटे छोटे पौधे थे, तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल तो उतना ही रहेगा। ऐसा तो नहीं पोषक तत्व की वृद्धि के साथ ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन लेवल तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन अब क्या हो भाई, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बढ़ने की वजह से छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जीव भी इसमें और ज़्यादा पनपने लगे, उगने लगे। तो भाई जीव जंतु इसमें छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं तो इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ऑलरेडी पहले से थे तो उनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और एक्स्ट्रा जो आगे उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो भाई तालाब में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, तालाब में तो जितना ऑक्सीजन था उतना ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, अब ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी ना, बढ़ोतरी तो होगी नहीं भाई, एक्स्ट्रा लोग आ गए खाना खाने के लिए तो खाना कम पड़ जाएगा ना, खाना तो बढ़ेगा नहीं अपने आप की, वो भी बढ़ गया, लोग बढ़ रहे हैं तो खाना भी अपने आप बढ़ेगा, अपने आप खाना तो नहीं बढ़ेगा ना। इसी तरीके से तालाब में क्या हुआ, पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी बढ़ गए, छोटे छोटे पौधे भी उगने लगे, घास भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन ऑक्सीजन उतना ही उतना रहा, ऑक्सीजन और ज़्यादा कम होने लगा। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। चलो जब बहुत ज़्यादा पोषक तत्व बढ़ जाता है, अब छोटे छोटे जीव जंतु और ज़्यादा आ जाते हैं, तो जो तालाब के अंदर की जो जीव रहते हैं ना वो मरने लगती हैं, ठीक है। इससे जो होता है इस पूरे तालापाई तंत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन में, जल निकायों में जैविक प्रदूषकों की मात्रा बढ़ना ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का संकेतक होता है, ठीक है। ये एक तरह का बीओडी जो है एक संकेतक का काम करता है जब जैविक प्रदूषकों की मात्रा जल निकायों में बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट में कभी कभी दे देता है कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की मांग देखो ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है लेकिन ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है। स्टेटमेंट में हमेशा दे देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहेगा कि ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो वहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक का एक जैव संकेतक माना जाता है। देखो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। जैसे ही वायु में प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे पहले प्रभाव उसी जीव पे या उसी वनस्पति पर पड़ता है, ठीक है। तीसरी को हम लोग कहते हैं जैव संकेतक, यानी कि जब भी प्रदूषण में सबसे पहले, मतलब जब भी प्रदूषण बढ़ता है या फिर जल में किसी प्रदूषक की मात्रा बढ़ जाती है तो सबसे पहले उसी जीव पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग मान जाते हैं कि भैया देखो ये संकेतक का काम करता है, संकेत दे रहा है कि देखो यहाँ पे इस तरह का खतरा बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं रास्ते में जा रहे होते, बिल्ली रास्ता काट देती तो हम लोग कहते हैं अरे भैया ये संकेत कर रहा है कि रास्ते में कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसी तरीके से हमारे प्रदूषण में हमारे पर्यावरण में किसी तरह का प्रदूषण बढ़ता है तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बताने लगते हैं,
उसके हाव भाव में परिवर्तन होने लगता है, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि इस तरह का प्रदूषण हमारे वायुमंडल में बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जैव संकेतक। अब लाइकेन जैसे हो गया, लाइकेन ये वायु प्रदूषण का एक जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखो कितना समय हो गया भाई। चलो अच्छा, आज हम लोग ना मेरे बच्चे, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन। बाकी जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेस्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और इसमें इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, तो मे भी ये वीडियो थोड़ी अगला वाला भी बहुत लंबी हो। और अगला टेस्ट पेपर यूपी स्पेशल का है, तो यूपी स्पेशल एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, और हाँ, तो अगला टेस्ट पेपर भी हम लोग इसी का करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन। वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इसके पीडीएफ का लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।